बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जिसमें थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड है। तो उसके टेस्ट की डिस्कशन है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट ग्रेटर इज। ये एक डिस्कशन में पॉइंट रहा है हमारा पूरे चैप्टर के दौरान कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? साफ जाहिर है जिसकी ऑक्सीडेशन होने की सलाहियत ज्यादा होगी। तो मीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा रिड्यूसिंग एजेंट ग्रेटर होगा। मतलब तो उसमें राइट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बीटा बनेगा। क्वेश्चन 2 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली वो ही होते हैं जो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। तो अल्फा ऑप्शन है डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। डिसॉल्व तो हो जाते हैं, वो वीक भी हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, तो ये नहीं होगा। बीटा एक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट वीक भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग की तो कोई खासियत ना हुई। चार्ली डिसोसिएट इनटू आयंस एट हाई डाइल्यूशन। जरूरी नहीं है कि डाइल्यूशन की जाएगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिसोसिएट होंगे, ऐसा भी नहीं है। डिसोसिएशन के लिए डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होती स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को, ये वीक के लिए होती है। डेल्टा ऑप्शन आपका राइट भी होगा कि कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशंस। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट पे बात होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कोई। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 99.9% में एक आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन देखें कॉपर सल्फेट आयोनिक है, कॉमन सॉल्ट आयोनिक है, शुगर जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी, तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन है कि ये शुगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए आयंस का होना जरूरी है। तो कॉपर सल्फेट आयोनिक कंपाउंड है, आयंस जनरेट करेगा। और कॉमन सॉल्ट मीन ये टेबल सॉल्ट NaCl है तो वो भी आयोनिक है, आयंस जनरेट करेगा। तो चार्ली में आयंस नहीं होंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन 4 ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट ऑन कैथोड वी गेट। मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहां पर अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम या आयरन +3 फॉर्म में होंगे तो वो कैथोड पे खुद डिपॉजिट हो जाएंगी मेटल्स। अदरवाइज बाकी जो मेटल्स होंगे उनके केस में H2 कैथोड प्रोडक्ट होगा। पोटेशियम आयंस हैं, पोटेशियम और H पॉजिटिव के दरमियान, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को भेजेंगे तो H2 कैथोड प्रोडक्ट होगा, चार्ली ऑप्शन। 5 इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली एट। बता चुका हूं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैथोड पर रेड कैट से, तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑक्सीडेशन एनोड और रिडक्शन कैथोड अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट जो है, असल में जो करंट की फ्लो है वो दो तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल सर्किट से भी है और इंटरनल सॉल्यूशन से भी है, तो दोनों तरह से करंट मूव कर रहा होता है। एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव करता है और इंटरनल सर्किट से इलेक्ट्रोलाइटिक। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में असल में क्योंकि जो एक्सटर्नल सर्किट है वो बैटरी जुड़ी हुई होती है, तो बैटरी की वजह से तो बैटरी खुद इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है, करंट प्रोवाइड कर रही है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर रिडक्शन, तो मीन ये इंटरनली
करंट चल रहा होता है। इंटरनल ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें से हो रहा होता है, तो चार्ली राइट बनेगा। 7. A solution of sodium sulfate in water is electrolyzed using inert electrodes. The products at the cathode and anode are respectively. सोडियम सल्फेट है एक्वस मीडियम में, तो सोडियम है तो H2 प्रोड्यूस करेगा कैथोड पर, और सल्फेट है, सल्फेट आयन से O2 एनोड प्रोडक्ट होता है। तो पहले कैथोड का पूछा तो H2 और एनोड का O2, तो ये जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा अल्फा के प्रोडक्ट्स ऑफ कैथोड H2 हैं और एनोड पर O2 हो रही है। 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहां यूज करनी है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर पाते हैं, स्पेशली मेटल्स के केस में। अब कॉपर, मैग्नीशियम जो है कॉपर से ऊपर है तो मैग्नीशियम रिप्लेस कर लेगा, जिंक भी ऊपर है कॉपर से तो रिप्लेस कर लेगा। आयरन, अब यहां पर आयरन है, स्पेसिफाइड नहीं है कि ये Fe+2 है या Fe+3 है। मोस्टली आयरन और कॉपर का जब मिक्सचर होता है तो वहां आयरन +2 फॉर्म में होता है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ऊपर है, तो वो कॉपर को रिप्लेस कर जाता है। सिल्वर ऐसे मतलब जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं, इसीलिए वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा आपका राइट। क्वेश्चन 9 है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। ABCD के पोटेंशियल्स गिवन है रिडक्शन के, तो एलिमेंट दैट डिस्प्लेसेस A फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज। अब देखें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा कि वो अरेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है हम उसे टॉप पे लिखते हैं, और नीचे वो लिखते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, फिर वो जिसका पोटेंशियल ज्यादा, फिर वो जिसका पोटेंशियल ज्यादा। तो मीन अगर हम इसको अरेंज करें इस गिवन डाटा की बेस पर, तो 0.4 माइनस में है तो सबसे कम वैल्यू होगी, तो टॉप पे D होगा। उससे नीचे 0.25 माइनस में है A ऑप्शन, तो पहले ऊपर D आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। अब देखें सीरीज इन 4 की बनाएं तो D ऊपर, फिर A, फिर B, फिर C। कौन रिप्लेस कर लेगा? ऊपर वाला जो होता है वो अपने नीचे इसको रिप्लेस तो कर पाएगा, डिस्प्लेस कर जाता है, तो मीन D जो है ऑप्शन B, तो वो रिप्लेस कर जाएगा, तो राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। क्वेश्चन 11 है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर, ये गिवन वैल्यूज हैं, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल बनाना है, मैं आपको बता चुका। अब जिंक का देखें, Zn+2 से जिंक आयंस बन रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन 2 गेन हो रहे हैं, और सिल्वर भी ऐसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आपको ये बताया हुआ है जब 2 सेम वैल्यूज गिवन हो, रिडक्शन वैल्यूज हो या ऑक्सीडेशन वैल्यूज हो, तो शॉर्टकट वे अप्लाई करें कि हायर वैल्यू में से लोअर वाली वैल्यू माइनस कर लें। अब हायर वैल्यू 0.799 वोल्ट है, माइनस करो -0.763 वोल्ट, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन दोनों वैल्यूज को अगर आप प्लस करते हैं तो राइट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर जी है आपके पास यहाँ 12। When zinc piece is kept in copper sulfate solution, the copper get precipitated due to standard reduction potential of zinc. अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा होता है। तो क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है तो लेस देन कॉपर होगा, जो कि चार्ली ऑप्शन है। क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक ए फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में कंबस्शन हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी,
तो अल्फा ऑप्शन में देखें कैडमियम सॉलिड है, निकल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है, कैडमियम ऑक्साइड, और ये तो सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है। बीटा लेड और लेड ऑक्साइड का, ये आपकी कॉपर बैटरी, ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है जिसे हम कार बैटरी का नाम देते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। निकल कैडमियम बैटरी को अल्फा निकल कैडमियम बैटरी है, बीटा आपकी लेड स्टोरेज बैटरी को शो कर रहा है, और जो चार्ली है ये फ्यूल सेल को शो करता है। राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। क्वेश्चन 14 है, फॉर सेल रिएक्शन जिंक प्लस Cu पॉजिटिव 2 गोज टू जिंक पॉजिटिव 2 प्लस Cu। सेल रिप्रेजेंटेशन इज, आपको बता चुका हूं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपने सेंटर में 2 लाइंस लगानी होती हैं जो कि साल्ट ब्रिज को शो करती हैं। लेफ्ट साइड पर हम एनोड के रिएक्शंस लिखते हैं, राइट पर कैथोड के। एनोड के रिएक्शन जब लिखते हैं तो पहले रिएक्टेंट लिखें, बाद में प्रोडक्ट्स लिखें। सेम कैथोड की बात होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब Zn की बात करें तो जिंक से Zn पॉजिटिव 2 बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन, एनोडिक रिएक्शन है, तो मीन सेंटर में डबल लाइन, तो लेफ्ट साइड पे जिंक होना चाहिए, राइट पे कॉपर। और रिएक्टेंट क्या है, जिंक Zn है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहां पर आपके पास बनेगा Zn, फिर हम लाइन लगाएंगे जो कि मतलब इस तरह की, उसके बाद फिर आ जाएगा Zn पॉजिटिव 2, वो फिर लाइन, फिर हम लिखेंगे Cu पॉजिटिव 2, फिर लाइन, फिर Cu में आ रहा है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा जी चार्ली। क्वेश्चन नंबर है जी 15। Which of the following statements is correct? Galvanic cell converts. गैल्वानिक में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट होती है, तो अल्फा ऑप्शन होगा। 16 है, अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम is 49 किलोजूल, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज। बहुत सिंपल सी बात है कि वर्क डन तब होता है गैस पर जब आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को तो कर दिया हमने कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट कर रहे हैं तो वर्क डन तो 0 होगा, क्योंकि वर्क तो तब होगा ना जब चेंज इन वॉल्यूम हो। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम की वैल्यू 0, तो वर्क भी 0 होगा, तो अल्फा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो है, हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। स्टीम मीन गैसियस स्टेट से, गैस से जब लिक्विड में आते हैं तो एनर्जी लूज होती है। कंडेंसेशन जो है ये एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल ये एंडोथर्मिक होता है, राइट ऑप्शन है आपका। हैबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी एक्सोथर्मिक होता है, राइट ऑप्शन बीटा। 18, इफ द रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन वी गेट। अब यहां पर देखें दो काम होते हैं। रेफ्रिजरेटर का एक कंप्रेसर भी होता है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इंटरनल अंदर की जब बात करें तो वो कूलिंग भी हो रही होती है। अब देखें रूम में दोनों काम हैं कि जो कंप्रेसर है हीट भी रूम में आ रही है उसकी, और अगर क्योंकि डोर ओपन है तो उसकी जो कूलिंग हो रही है वो भी रूम में आ रही है। अब कूलिंग भी है, हीट भी है, तो दोनों एक्चुअली वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। थर्मोडायनामिक्स लॉ में से एक है। तो नो चेंज इन रूम टेम्परेचर, डेल्टा ऑप्शन। द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सोथर्मिक होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं एक्सोथर्मिक के जब रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पे होंगे, प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पे होंगे, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो थर्मोडायनामिकली वो फिजिबल भी होता है, तो राइट ऑप्शन अल्फा बनेगा। 20 कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस के 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 298 केल्विन बनेगा, जो कि चार्ली आपका राइट ऑप्शन बनेगा। 21 है, विच सब्सटेंस डेल्टा ई मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स होता है चेंज इन एंथैल्पी के, एंड नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वर्क 0 कब होगा, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी किया है कि जो
जब चेंज इन वॉल्यूम होगा तो ही वर्क होगा, और वो चेंज इन वॉल्यूम गैस के केस में होता है, लिक्विड और सॉलिड के केस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, जो जीरो कह लें। तो राइट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो डेल्टा होगा लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो इंथैल्पी चेंज होती है जो कि अल्फा ऑप्शन है, कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन 23, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो कॉल्ड। थर्मोडायनामिक्स में हमने हीट एनर्जी की ही बात की थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यही होता है कि एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्जन चलती रहती है। तो हेसेस लॉ केमिकल रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज मेजर करने के लिए होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशनशिप को डिस्कस करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक, ये राइट ऑप्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ से कोई रिलेशन नहीं है, तो राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। Which of the following statement is true? ठीक, देख लेते हैं। All spontaneous reactions are exothermic, नहीं, मैक्सिमम एक्सोथर्मिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक जो हैं वो स्पॉन्टेनियस हो, ऐसा नहीं है। Hess's law cannot be used to find latest energy of calcium chloride, नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये भी, कि लेटेस्ट एनर्जी फाइंड किया जा सकता आयनिक कंपाउंड के। क्वेश्चन चार्ली ऑप्शन है, ए कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट इज नॉट सेम एनर्जी स्टेट एज इट इज इन सॉल्यूशन। तो यहां देखिएगा लिक्विड स्टेट की जो एनर्जी है वो सॉल्यूशन स्टेट में वैसी नहीं होती, चेंज होती है। याद रखिएगा, लिक्विड जब प्योर फॉर्म में होगा, जब उसके सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो लाजमी बात है कि वो एनर्जी चेंज होगी। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है हमने, या तो एनर्जी लूज होती है या फिर एनर्जी गेन होती है। तो लाजमी बात है कि चेंज इन एनर्जी लाजमी चलती रहती है, तो एनर्जी सेम नहीं रहेगी, चार्ली राइट बनेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, ऐसा नहीं है, फ्री एनर्जी तो डिक्रीज होती जाती है स्पॉन्टेनियस के लिए, क्योंकि फ्री एनर्जी क्या है कि वो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, जो किसी भी रिएक्शन को वर्क करने के लिए जरूरत होती है। 25 है, इन द रिएक्शन CO2 प्लस H2 गोज टू CO प्लस H2O, ये रिएक्शन गिवन है जी। अब एंथैल्पी बतानी है कि एंथैल्पी किसको शो कर रही है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 मोल कंपाउंड बने, एलिमेंट से बने। अब यहां पर 2 कंपाउंड्स हैं प्रोडक्ट्स में, और रिएक्टेंट में कंपाउंड से जनरेशन हो रही है, तो फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। फॉर्मेशन के लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं कि कंपाउंड एलिमेंट से बने। यहां मिस्टेक के CO2 कंपाउंड से बन रही है, तो ये नहीं हो सकती। बीटा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन के लिए भी मैंने आपको कहा कि 1 मोल सब्सटेंस बर्न होना चाहिए ऑक्सीजन में, या तो बर्निंग हो ही नहीं रही, ये तो रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं है ये। चार्ली देखें, स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस का रिएक्शन है, वो भी नहीं हो रही यहाँ पे, ना एसिड ना बेस। तो डेल्टा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, रिएक्शन हो रही है, तो राइट ऑप्शन आपका डेल्टा बनेगा। 26 है, इंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, कार्बन लिक्विड से कार्बन गैस बन रहा है, तो साफ जाहिर है वेपराइजेशन ही होगी, बीटा राइट होगा। फ्यूजन ये होता है कि सॉलिड का लिक्विड में आना, कंबस्शन मतलब कि किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन करना है, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस होता है, तो राइट ऑप्शन आपका बीटा बनेगा। एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सीज एंड at 1 atmospheric pressure, enthalpy value of all elements is taken as 0. याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में इंथैल्पी एलिमेंट्स की या कंपाउंड की 0 ली जाती है। उसकी रीजन क्या है? इंथैल्पी, हम इंथैल्पी चेंज मेजर करते हैं, पहली बात तो याद रखिएगा, चेंज। और इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज तब होती है जब कोई चेंज आए। चेंज किसी भी फॉर्म से होता है। एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, H2 गैस है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गैस है, उसने रिएक्शन में तो हिस्सा ही नहीं लिया। रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो इंथैल्पी या हीट भी चेंज होगी।
इसलिए हम कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की इंथैल्पी 0 लेते हैं। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिटरमिन्ड बाय ग्लास कैलोरीमीटर, बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन हो या सॉल्यूशन हो वो ग्लास से पता करते हैं। कंबस्शन एंथैल्पी डिटरमिन्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये भी हमने पढ़ा है कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। चार्ली देखें कि लेटेस्ट एनर्जी डेल्टा एच लेटेस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -8787, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, तो राइट ऑप्शन डेल्टा ही बनेगा। वैसे देखें तो सोडियम जो है वो मूव कर रहा है सोडियम गैस में और एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, तो हम इसको एटॉमाइजेशन का नाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोडियम सॉलिड से गैस में आए, एटॉमिक फॉर्म में आए, ये एटॉमाइजेशन होती है। इलेक्ट्रॉन यहां तो लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमाइजेशन तो नहीं है, वो तो आयोनाइजेशन में जाता है। और दूसरी मिस्टेक यहाँ ये भी है कि अगर वो ठीक है जा भी रहा है तो सोडियम Na पॉजिटिव भी होना चाहिए था, तो मीन इलेक्ट्रॉन का लूज करना, ये यहाँ मिस्टेक है। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज भी होता है तो वो सोडियम गैस से होता, सॉलिड से नहीं, तो ये भी मिस्टेक है। 29 डेल्टा HF ऑफ कंपाउंड इज, कंपाउंड की फॉर्मेशन जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है, डेल्टा राइट होगा। इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हीट ऑफ द सराउंडिंग, कंबस्शन की एंथैल्पी की अगर बात करें तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सराउंडिंग की हीट इंक्रीज हो जाएगी, तो बीटा राइट ऑप्शन होगा। द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल इफ इट, अल्फा ऑप्शन है gains energy, loses energy, does not loses energy, have constant energy। हमने कहा सिस्टम अनस्टेबल तब होगा जब उसके रिएक्टेंट्स स्टेबल और प्रोडक्ट्स अनस्टेबल होंगे, और रिएक्टेंट स्टेबल प्रोडक्ट अनस्टेबल तब होंगे जब वो एनर्जी गेन करता है। जितना कोई सिस्टम एनर्जी गेन करता जाता है, जितनी ज्यादा एनर्जी गेन करेगा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होता जाएगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा। ये है जी डिस्कशन चैप्टर जो आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक की है तो 7 और 10 है और यूनिट 4 है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।